स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, समुद्र लक्ष्मण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत और जापान के बीच एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। 2. इस अभ्यास में भारतीय नौसेना जहाज किल्टन और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लकीर ने भाग लिया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में भारत और मलेशिया के बीच समुद्र लक्ष्मण द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का आयोजन विशाखापट्टनम के तट पर संपन्न हुआ, अतः कथन 1 सही नहीं है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना जहाज किल्टन और रॉयल मलेशियाई जहाज केडी लकीर ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना तथा अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है, अतः कथन 2 सही है। भारत और मलेशिया के बीच अन्य अभ्यास निम्नलिखित हैं: उदार शक्ति अभ्यास वायुसेना, हरिमाऊ शक्ति अभ्यास सेना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, भारत में पर्सनल लॉ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पुरुषों को अधिकतम 6 विवाह करने की कानूनी छूट प्राप्त है। 2. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच संपत्ति की विरासत के लिए दिशा निर्देश देता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। शरिया अथवा मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार पुरुषों को बहुविवाह करने की अनुमति है, यानी वे एक ही समय में एक से अधिक कुल 4 पत्नियां रख सकते हैं, अतः कथन 1 सही नहीं है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा हिंदुओं के विवाह से संबंधित कानूनों को संहिताबद्ध किया गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों के बीच संपत्ति के पीढ़ीगत हस्तांतरण संबंधी दिशा निर्देश जारी करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ओबेलिस्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह वायरस जैसी इकाइयों का एक नया वर्ग है। 2. उनके आनुवांशिक अनुक्रम लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड लंबे हैं, जिनमें ज्ञात जैविक एजेंटों के साथ कोई पहचान योग्य समानता नहीं है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओबेलिस्क यह वायरस जैसी इकाइयों का एक नया वर्ग है। वे विविध आरएनए अणुओं से बने होते हैं जो मानव शरीर एवं वैश्विक माइक्रोबायोम में रहते हैं, अतः कथन 1 सही है। ओबेलिस्क अत्यधिक सममित रॉड जैसी संरचनाएं प्रदर्शित करते हैं जो प्रतिष्ठित स्मारकों से मिलती जुलती है। उनके आनुवांशिक अनुक्रम लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड लंबे हैं, जिनमें ज्ञात जैविक एजेंडों के साथ कोई पहचान योग्य समानता नहीं है, अतः कथन 2 सही है। ओबेलिस्क से जुड़े रहस्यों को जानने, उनके पारिस्थितिक महत्व एवं मानव स्वास्थ्य के प्रभाव पर प्रकाश डालने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा आयोजित किया जाता है। 2. इसमें एकत्र किए गए डेटा का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद, निर्धनता दर और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति जैसे विभिन्न अन्य व्यापक आर्थिक संकेतक प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अगस्त 2022 से जुलाई 2023 के दौरान किए गए अखिल भारतीय घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के परिणामों का प्रकटीकरण किया। यह प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ द्वारा आयोजित किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। इसे परिवारों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। HCES में एकत्र किए गए डेटा का उपयोग सकल घरेलू उत्पाद, निर्धनता दर और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति जैसे विभिन्न अन्य व्यापक आर्थिक संकेतक प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, अतः कथन 2 सही है।
अगला प्रश्न है, संसदीय विशेषाधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत में संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त अधिकारों और उन्मुक्तियों को संदर्भित करते हैं। 2. संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में क्रमशः संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदनों, सदस्यों तथा समितियों को प्राप्त विशेषाधिकार उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि संसदीय विशेषाधिकार उन विधायकों को आपराधिक मुकदमे से नहीं बचाएंगे जो संसद या राज्य विधानसभाओं में वोट देने के लिए रिश्वत लेते हैं। संसदीय विशेषाधिकार मूलतः ऐसे विशेष अधिकार हैं जो भारत में संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त अधिकारों और उन्मुक्तियों को संदर्भित करते हैं। अतः कथन 1 सही है। यह उन्हें हस्तक्षेप या धमकी के बिना अपने कर्तव्यों और कार्यों का निर्वहन करने में सक्षम बनाते हैं। ये विशेषाधिकार भारतीय संविधान, संसदीय परंपराओं, संसद द्वारा निर्मित कानूनों, लोकसभा और राज्यसभा के नियमों एवं न्यायिक व्याख्याओं से प्राप्त होते हैं। इसमें बोलने की स्वतंत्रता, संसदीय कर्तव्यों के दौरान दिए गए बयानों या किए गए कार्यों के लिए कानूनी कार्रवाई से छूट या न्यायिक हस्तक्षेप से कार्यवाही की सुरक्षा शामिल है। इन अधिकारों का उद्देश्य संसद के सदनों, समितियों और सदस्यों को अपने कर्तव्यों के क्षमतापूर्ण एवं प्रभावी तरीके से निर्वहन हेतु निश्चित अधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान करना है। संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में क्रमशः संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदनों, सदस्यों तथा समितियों को प्राप्त विशेषाधिकार उन्मुक्तियों का उल्लेख किया गया है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस रिपोर्ट को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। 2. इसमें पहली बार 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी सुधारों और वास्तविक परिणामों के बीच अंतर का आकलन किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में विमेन, बिजनेस एंड द लॉ रिपोर्ट का 10वां संस्करण जारी किया गया है। बता दें कि इस रिपोर्ट को विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। यह रिपोर्ट उन बाधाओं की एक व्यापक तस्वीर पेश करती है जो महिलाओं को वैश्विक कार्यबल में प्रवेश करने, अपने परिवार और समुदायों के लिए अधिक समृद्धि में योगदान करने में सामना करना पड़ता है। इसमें पहली बार 190 अर्थव्यवस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी सुधारों और वास्तविक परिणामों के बीच अंतर का आकलन किया गया है। अतः कथन 2 सही है। इस रिपोर्ट में 2 महत्वपूर्ण संकेतकों, हिंसा से सुरक्षा और बाल देखभाल सेवाओं तक पहुंच को शामिल किया गया है। इसके अनुसार महिलाओं को पुरुषों की तुलना में केवल 64% ही कानूनी सुरक्षा प्राप्त है, जो 77% के पिछले अनुमान से काफी कम है। वहीं वैश्विक स्तर पर कामकाजी उम्र की करीब 240 करोड़ महिलाओं को अभी भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। आंकड़ों के अनुसार हर साल 24.5 करोड़ महिलाएं शारीरिक और यौन हिंसा का शिकार बनती हैं। अगला प्रश्न है, कैवम क्लाउड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे होल पंच क्लाउड या फॉल स्टेक होल भी कहा जाता है। 2. यह बादल तब बनते हैं जब विमान अपेक्षाकृत तीव्र कोण पर गुजरते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा ने बादलों की एक तस्वीर साझा की है। नासा के वैज्ञानिकों ने लंबे समय से इन बादलों के बारे में अनुमान लगाया है, जिन्हें कैवम क्लाउड कहा जाता है। इन्हें होल पंच क्लाउड या फॉल स्टेक होल भी कहा जाता है। अतः कथन 1 सही है। ये बादल तब बनते हैं जब हवाई जहाज अल्टो क्यूमुलस बादलों के परतों से होकर गुजरते हैं, जो मध्य स्तर के बादल होते हैं, जिनमें सुपरकूल जल की बूंदें होती हैं। सुपरकूल जल की बूंदें ठंडे तापमान से नीचे तरल रूप में होती हैं। बता दें कि जैसे जैसे विमान आगे बढ़ता है, रुद्धोष्म विस्तार के कारण जल की बूंदें बर्फ के क्रिस्टल में जम जाती हैं। ये बर्फ के क्रिस्टल अंततः बहुत भारी हो जाते हैं और बादल की परत से बाहर गिर जाते हैं, जिससे बादलों में एक छेद बन जाता है। कैवम बादल तब बनते हैं जब विमान अपेक्षाकृत तीव्र कोण पर गुजरते हैं। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, सेला सुरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह सुरंग जम्मू कश्मीर से संबंधित है।
2. इस परियोजना की आधारशिला फरवरी 2019 में रखी गई थी। 3. यह सुरंग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 मार्च को अरुणाचल प्रदेश में स्थित सेला सुरंग का उद्घाटन करेंगे। सेला सुरंग परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा फरवरी 2019 में रखी गई थी, अतः कथन 2 सही है। यह अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में स्थित है, अतः कथन 1 सही नहीं है। सेला सुरंग चीन की सीमा से लगे तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। यह सुरंग दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन वाली सुरंग है जो 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, अतः कथन 3 सही है। यह सुरंग तवांग को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के करीब होने के कारण यह सुरंग रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ GI टैग और दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। 1. क्रोशिया लेस शिल्प आंध्र प्रदेश। 2. माजुली मुखौटे असम। 3. पाटन पटोला गुजरात। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित है या सुमेलित हैं? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आंध्र प्रदेश के नरसापुर के पारंपरिक क्रोशिया लेस शिल्प को चीन के मशीन निर्मित लेस उत्पादों से संरक्षण प्रदान करने हेतु अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्रदान किया गया, अतः युग्म 1 सुमेलित है। इसी प्रकार सांस्कृतिक महत्व का संवर्धन और संरक्षण प्रदान करते हुए असम के माजुली मुखौटे तथा पांडुलिपि चित्रकारी को GI का दर्जा प्रदान किया गया, अतः युग्म 2 सुमेलित है। पूर्व में गुजरात के पाटन पटोला को भी GI टैग प्रदान किया गया, अतः युग्म 3 सुमेलित है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भांडागारण विकास और नियामक प्राधिकरण यानी WDRA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है। 2. किसानों की भंडारण रसद को आसान बनाने और उनकी उपज के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए WDRA की ई-किसान उपज निधि लॉन्च की गई। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने भांडागारण विकास और नियामक प्राधिकरण यानी WDRA की ई-किसान उपज निधि डिजिटल गेटवे को लॉन्च किया, अतः कथन 2 सही है। इसका उद्देश्य किसानों के भंडारण रसद को आसान बनाने तथा उनकी उपज हेतु उचित मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। बता दें कि WDRA की स्थापना अक्टूबर 2010 में भांडागारण विकास एवं विनियमन अधिनियम 2007 के तहत की गई थी। इसका उद्देश्य गोदामों को विकसित और विनियमित करना, गोदाम रसीदों की परक्राम्यता को बढ़ावा देना एवं भारत में भंडारण व्यवसाय के व्यवस्थित विकास को सुविधाजनक बनाना है। WDRA खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अंतर्गत एक वैधानिक प्राधिकरण है, अतः कथन 1 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। हीमोफीलिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हीमोफीलिया ए से पीड़ित व्यक्ति में पर्याप्त मात्रा में फैक्टर 9 की कमी होती है। 2. हीमोफीलिया बी से पीड़ित व्यक्ति में क्लॉटिंग फैक्टर 8 की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है। 3. हीमोफीलिया का मुख्य उपचार रिप्लेसमेंट थेरेपी है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।